क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ, इस पाठ को बेटा आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। और ये जो पाठ है बेटा वर्ण विचार, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बेटा क्योंकि आपको वर्ण के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए क्लास सेवेंथ पाठ 2 वर्ण विचार बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। जितना बेटा मैं समझाऊंगी आप पुनः उसे फिर से दोहराइएगा और फिर से उसे पढ़िएगा और समझिएगा। पाठ 2 वर्ण विचार। जुड़िए और समझिए। बच्चों, पिछले पाठ में हमने भाषा के विषय में जाना। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, बोलकर देखिए। क्लास सेवेंथ, जब बेटा हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। आप स्वयं ये देखिए, बोलकर देखिए। हम बेटा एक शब्द कोई भी एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द तो एक है लेकिन उसमें बेटा बहुत सारे ध्वनियाँ होती हैं। अब ये किस तरह से होता है आगे देखिए। दीदी, अनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब चित्रों के साथ बोले गए शब्दों से निकलने वाली ध्वनियों को अलग अलग करके देख। इसे दीदी। अब बेटा दीदी तो एक ही शब्द है, लेकिन देखिए इस एक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? द ई 4 ध्वनियाँ हैं। तब बना दीदी। आपका में देखिए कितनी ध्वनियाँ है बेटा? आ, प, आ, क, आ, आपका। इसी तरह से क्या और रक्त है। अब अन्य शब्दों की ध्वनियों को भी अलग अलग करके देखिए। तो इस तरह से देखिए बेटा, शब्द तो एक ही है लेकिन एक ही शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं। जैसे दीदी में 4 ध्वनियाँ हैं। 4 ध्वनियों को मिला के बना है दीदी। इसी तरह से आपका में 5 ध्वनियाँ हैं और इन 5 ध्वनियों को मिला के बना है बेटा आपका। तो हम जब बेटा बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो बेटा हम बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और जब उन्हीं ध्वनियों को हम लिखते हैं बेटा, तो वही लिखित रूप जो होता है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा। हम जब बेटा वर्णों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनता है और शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा और वाक्यों को मिलाएंगे तो हमारी भाषा बनती है। तो इस तरह से बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। इसके खंड नहीं किए जा सकते। जो वर्ण होते हैं बेटा उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। हम वर्णों के खंड नहीं कर सकते। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। हम बेटा कोई भी भाषा जब सीखते हैं तो भाषा को सीखने से पहले बेटा हमें पहले उस भाषा के वर्णों को सीखना होता है। तो इस तरह से बेटा वर्ण क्या है? वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और ध्वनियों का यही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस तरह से बेटा वर्ण क्या है? वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते हैं।
वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। वर्णमाला, जब बेटा हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में लगाते हैं, व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, उन्हें हम क्रम में लिखते हैं, तो वह वर्णमाला होती है। जैसे बेटा आपने माला देखी है, माला में एक के बाद एक मोती पिरोए जाते हैं, तब माला बनती है। उसी तरह से बेटा वर्णमाला में वर्णों के जो व्यवस्थित रूप होता है, वर्णों को बेटा हम व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में लगाते हैं। वर्णों का जो समूह है उसे बेटा हम व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है बेटा, वर्ण जानते हैं ना, ये का, खा, स्वर, व्यंजन, ये क्या है, इनका जो बेटा व्यवस्थित जो रूप होता है, व्यवस्थित मतलब कि एक के बाद एक, जहाँ जिसका जैसा स्थान है वैसे हम लिखते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर भाषा के बेटा वर्ण होते हैं और हर भाषा की बेटा वर्णमाला भी होती है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के बेटा दो भेद होते हैं, वर्ण के दो रूप होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोग व संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा अंग, ढ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग होते हैं। बेटा वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त अयोगवा जैसे आप जानते हैं ना, अंग, आहा। संयुक्त व्यंजन, आप संयुक्त व्यंजन भी जानते क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। आगत ध्वनियाँ जैसे अंग, ढ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के ही अंग होते हैं। तो वर्ण का पहला भेद है स्वर। अब देखिए क्लास 7th, स्वर किसे कहते हैं, और ध्यान से बेटा इसको देखिएगा और समझिएगा। ये वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनकी संख्या 11 है। स्वर बेटा वे वर्ण जिनके उच्चारण में, मतलब वे वर्ण बेटा जिनको बोलते समय हम किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बेटा हम बोलते समय अपने मुख से उन वर्णों का उच्चारण करते समय हम किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। और जब बेटा हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख में जो हवा है, जो हवा अंदर से बाहर की ओर निकलती, जब बेटा हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जो अंदर की हवा है वो बाहर निकलेगी, और जो वो हवा है बेटा वो मुख में बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती। मतलब जो हमारे अंदर की, जो हम जब उच्चारण करेंगे तो अंदर की हवा बाहर आएगी, और वो जो हवा है बेटा वो कहीं भी बाधित नहीं होती, कहीं भी रुकती नहीं है, मतलब कि बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं। जो स्वर की ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं जो बेटा, ये स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की संख्या 11 होती है। एक बार फिर समझ लीजिए क्लास 7th, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, साथ ही साथ उच्चारण करते समय हवा जो है
वो मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं, तो ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये बेटा कितने होते हैं? 11। स्व और अयोग व अंग आहा और चंद्र बिंदु अ, ये क्या है बेटा? ये अयोग व होते। अयोग व इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इनकी गणना ना स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती। ये ना तो स्वर होते हैं बेटा और ना ही ये व्यंजन होते, इसीलिए इसको अयोग व कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं आप जान गए हैं। अब देखिए स्वरों के भेद। स्वर के बेटा 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। स्वरों की संख्या 11। स्वरों के भेद 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब देखिए ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण में बेटा बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, तो ऐसे वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। 4 में अ, ई, उ, री होते हैं। री की मात्रा देखिए, ये री की मात्रा है के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। ह्रस्व स्वर बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। अब आइए बेटा पेज नंबर 17 पर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जिस तरह से बेटा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उसी तरह से बेटा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है और वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है बेटा 7। जैसा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 7। और 7 4 कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वर होते हैं बेटा, इसमें से 4 होते हैं ह्रस्व स्वर और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें से बेटा अ, ई, उ, री ये होते हैं बेटा ह्रस्व स्वर। और आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये होते हैं दीर्घ स्वर। अब है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है जिसका चिन्ह यह देखिए बेटा एस के जैसा, इंग्लिश के लेटर के एस के जैसा होता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। जो प्लुत स्वर है बेटा, प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में बेटा 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, मतलब कि ह्रस्व से भी दुगना समय। और प्लुत स्वर में बेटा, प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है। और यह केवल एक है। इसका चिन्ह जो है वह एस के जैसा होता है और प्रायः इसका प्रयोग जो है पुकारते समय ही किया जाता है, जैसे कि राम पुकार रहे हैं, ओम, सुनो। अब है अंग तथा अह। अयोग वाह कहलाते हैं। अंग तथा अह
अयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अयोगवा क्यों कहते हैं, मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही बेटा ये व्यंजन होते हैं, इसीलिए अंग और आह को अयोगवा कहते हैं। और ये जो अयोगवा होते बेटा, इनका स्थान जो होता है वह स्वरों के बाद होता है और व्यंजनों से पहले होता है, जिसमें से बेटा अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय जो हवा होती वो नाक से बाहर निकलती, जैसे कि हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम आदि। जो अंग होता है बेटा, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और इसका जो चिन्ह होता है अनुस्वार का बेटा, वह बिंदु के रूप में होता है और वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। और जब बेटा हम लोग अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उस समय बेटा जो हवा होती है वो हमारे जो है मुख से ना निकल के हमारे नाक से निकलती है। जैसे कि बोल के आप स्वयं देखिए, हंस, कंघा, पंख, मंत्र, रंग आदि शब्द हैं। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचमाक्षर समझ रहे ना बेटा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे कि क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। यानी कि जो वर्णमाला होता है ना बेटा, वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होता है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। आपको भी पता है जब वर्णमाला तो आप लिखते ही हैं, तो वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं बेटा वो 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में जो है वो जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे कि क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये क्या है बेटा, ये पांचों जो है, पांचों जो वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो पंचमाक्षर है। तो इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि कंघा, चंपक। अब है अनुनासिक। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती, जैसे कि गंवाना, हंसी, मांग, टांग आदि। जो अनुनासिक होता है बेटा, अनुनासिक का चिन्ह जो है बेटा वह चिन्ह, जैसे कि बेटा अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में होता है, लेकिन अनुनासिक का चिन्ह बेटा चंद्र बिंदु के रूप में होता है और ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। और जब अनुनासिक का हम उच्चारण करते हैं उस समय बेटा जो हवा होती है वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो, जब शिरोरेखा के ऊपर बेटा कोई मात्रा नहीं होती तभी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग होता है। क्लास 7 ध्यान से बेटा समझिएगा इस बात को। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है उस समय बेटा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब है विसर्ग। इस ध्वनि का चिन्ह जो है, चिन्ह ये है, 2 बिंदु होता है बेटा और इसका उच्चारण हा की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों के बारे में बेटा आप आगे पढ़ेंगे, जब आगे आपका शब्द विचार पाठ आएगा
तब पढ़ेंगे। वैसे आप इतना जान लीजिए कि संस्कृत शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से आए हुए होते हैं। में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनि अ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता, जैसे डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि। तो इस तरह से क्लास 7th ये था बेटा स्वरों के विषय में। मैंने आज आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर, स्वर के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग के बारे में मैंने आपको बेटा बताया है। क्लास 7th मेरे समझाने के उपरांत बेटा आप इसे फिर से अच्छे से फिर से पढ़िएगा और समझिएगा।